नमस्कार सभी साथियों। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न होंगे। आवाज़ आ रही है कि सभी को? एक बार आवाज़ आ रही है तो साथी एक बार बता दीजिए। नमस्कार भरत जी। नमस्कार सभी साथी जो जुड़ गए, एक बार सभी सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दीजिए जिससे अधिक से अधिक संख्या में साथी जुड़ें। नमस्कार साथी, नमस्कार सभी साथी शेयर कर दीजिए। 8:50 तक जिसको भी जो भी प्रश्न पूछना है वह प्रश्न पूछ लीजिए। 8:50 पर पढ़ना चालू कर देंगे। राम राम भाई साहब, महेंद्र जी राम राम। नमस्कार सभी साथी, एक बार अन्य सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। नमस्कार लोकेश जी। नमस्कार बालकिशन जी, राकेश जी वर्मा नमस्कार। नमस्कार कंप्यूटर शिक्षक जी, जिन तबादला एडिशनल नमस्कार नमस्कार एडिशनल बीए बिल्कुल हाँ लिखा दीजिए जिन भी विषय पर बात करना चाहेंगे। एक बार कंप्यूटर शिक्षक हो गया, रीट 2021, एडिशनल पोस्टेड टीचर विद्या संबल 2016 जी। माही तिवारी कौन हो भाई आप? सर माही जी, मेरा नाम हरपाल दादरवाल है। बीएड बीएसटीसी प्रकरण नमस्ते वेद प्रकाश जी, नमस्कार नमस्कार सभी साथी जुड़ गए, एक बार सभी शेयर कर दीजिए जैसे सभी जुड़ जाएं। बीएड सेकेंड ईयर बिल्कुल हाँ, इनकी कौन ही बीएड सेकेंड ईयर 2018 वेटिंग लिस्ट, गेस्ट फैकल्टी विद्या संबल योजना। सभी साथी एक बार शेयर कर दीजिए। 8:50 पे मैं शुरुआत करूंगा। फर्स्ट ग्रेड 14% एमबीसी वाला। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो सभी? पटवार लंबित भर्तियां। नमस्कार नमस्कार सभी साथी एक बार शेयर कर दीजिए। थलगढ़ प्रशिक्षण जयपुर जिले के साथ ही अन्य में
थर्ड ग्रेड के फिक्सेशन स्थायीकरण। सभी साथी शेयर कर दीजिए। सुभाष जी नमस्कार, अमन कुमार नमस्कार, महेंद्र गौरा जी नमस्कार, जितेंद्र जी सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। विशेष तौर पे फेसबुक पे काफ़ी ग्रुप बने हुए हैं, उनमें भी शेयर कर दीजिए जितेंद्र जी। सेकंड ग्रेड ट्रांसप्लेस्ट बिल्कुल जी हाँ, सभी शेयर कर दीजिए। लिंक मिल गया होगा सभी को। आज मैं मेरे फेसबुक पेज से लाइव ना कर लंकेश के फेसबुक पेज से लाइव आ रहा हूँ। मेरे पेज में कुछ टेक्निकल दिक्कत हो गई थी, एक महानुभव ने शायद पेज को ही हैक कराने की कोशिश कर रहा है। सतीश जी आपको पेज का लिंक मिल गया होगा, आप शेयर कर दीजिए। लंकेश के नाम से फेसबुक आईडी है, उस लंकेश पेज से मैं लाइव आ रहा हूँ। सतीश जी आप भी शेयर कर दीजिए। लाइव आने का मकसद कुलदीप जी 8:50 पे पॉइंट टू पॉइंट बना लिए हैं, उन्हीं में कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड की न्यू वैकेंसी, रीट की वैकेंसी। सत्येंद्र यादव जी नमस्कार, नमस्ते गुरु। दिनेश महर नमस्ते, नमस्कार। सभी साथी 135 साथी जुड़े हैं। 135 के 135 साथी भी शेयर करेंगे तो गुणात्मक वृद्धि होगी। सभी साथी जुड़ेंगे। गुड इवनिंग सर। महेंद्र गोदारा जी मेरे हाल चाल ठीक हैं। एडिशन वालों के बारे में मैंने बात की है, मैं भी बताऊंगा। कंप्यूटर शिक्षक नमस्कार। सभी साथी 6 मिनट बाद में मैं मेरी बात स्टार्ट करूंगा। और विशेष तौर से जो भी ये यूट्यूब चैनल यहाँ से वीडियो को अपलोड करते हैं, उनसे निवेदन है कि जब 8:50 से अपनी वार्ता स्टार्ट हो, वहीं से वीडियो को उठाकर अपलोड करें, ताकि जो पहले का हमारी जो आपस में रामा श्यामा हाई हेलो होती है, हालचाल पूछ जाते हैं, उसमें साथियों को वो कोई अपने होता तो है नहीं कोई काम की चीज़, तो एक बार 8:50 से ही आप रीड 2021 पद की संख्या बढ़ाएं। प्रमोदक पदोन्नति 2 शब्द प्रबोधक। सेकंड ग्रेड की न्यू वैकेंसी। नीरू सिंह जी अभी सेकंड ग्रेड की न्यू वैकेंसी कोई चांसेस नहीं है। प्रबोधक पदोन्नति पर 2 शब्द बिल्कुल। कंप्यूटर सेकंड टीचर के ट्रांसफर लिस्ट बिल्कुल बात करेंगे। फर्स्ट ग्रेड की न्यू वैकेंसी भी बात करेंगे। रीड 2021 के पद की संख्या बढ़ाएं। माही जी एक भी पद नहीं बढ़ेगा। जो भी ये तथाकथित नेताजी पद बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, एक भी पद नहीं बढ़ेगा। आपको पता है कोरोना काल है, सरकार के पास वित्तीय व्यवस्थाएं गड़बड़ाई हुई हैं, पद नहीं बढ़ेंगे। जो पद हैं आप तैयारी जारी रखें। आप तो ये माने यही पद हैं, यदि बढ़ते हैं तो अपना सौभाग्य है। रीट की सीट 31,000 बहुत होती हैं, आप तैयारी रखो। आप तो ये मानो कि यही सीट है, आगे यदि कोई सीट होगी तो नमस्ते भाई, नमस्ते पारस जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जो भी साथी अभी अभी जुड़े हैं वो शेयर कर दीजिए। 8:50 पे बिल्कुल पॉइंट बना लिए, पॉइंट टू पॉइंट अपन बात करेंगे। कंप्यूटर टीचर वैकेंसी। धन्यवाद गोदारा जी। बाहरी राज्यों का कोटा फिक्स हो, बिल्कुल ये वास्तविक बात है। बाहरी राज्य की जो कोटा फिक्स की बात है, कोटा फिक्स बाहरी राज्य। अन्य राज्यों ने कईयों ने ये कोटा फिक्स की बात कर रखी है। शायद बिहार में लास्ट में प्रकरण चला भी था, लेकिन राज्य सरकार ने इस पे एक बार ध्यान जरूर दिया था, लेकिन इसको वास्तविक धरातल पे नहीं उतारा। न जाने रीट कितने नेता देगी विजेंद्र जी कुमार जी। आरटेट रीट का क्या होगा कोरोना में? प्रीति जी
आप तैयारियां रखें, रीट अवश्य होगी। नरेश जी, अचानक लाइव आने का बिल्कुल एक कारण है, मैं आपको बताऊंगा। आरएस न्यू वैकेंसी, पदों की संख्या आज आ गई है, जल्दी शायद ये इंटरव्यू चल रहे हैं, ये होते ही न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा। जो साथी अभी जुड़े हैं वो अभी शेयर कर दीजिए। प्रबोधक डीपीसी का आगे, चौधरी जी आप प्रबोधक डीपीसी का, अभी तक मेरा मामला कोई संज्ञान में नहीं है और बिना किसी मामले के संज्ञान में बोलना उचित नहीं समझता। आप मेरे को एक बार व्हाट्सअप करके पूरा मामला संज्ञान में महेंद्र को दारा जी, वरिष्ठ अध्यापकों के तबादले होंगे या नहीं? क्यों नहीं होंगे? तबादले होंगे, 100% तबादले होंगे। विद्या सम्मेलन योजना पे 2 शब्द। ये विद्या सम्मेलन योजना नहीं, ये राजस्थान के युवाओं को स्थायी रोजगार न देने की व्यवस्था है। सीता चौधरी, नमस्कार नमस्कार। दिनेश मेहर जी, मैं टीचरों के मुद्दे उठा रहा हूं, लेकिन वास्तविकता यह है कि हम भी टीचर बनने से पहले बेरोजगार थे और हमारे साथी भी अभी, जो परिवार से मान लो, यार दोस्त मान लो, जो बेरोजगारी के इस दलदल में फंसे हुए हैं, सरकार की गलत नीतियां और कुछ बेरोजगार तथाकथित नेताओं के कारण, उनको लेकर भी बात करना जरूरी है। हम ही अधिकारों की बात नहीं करेंगे तो कौन उठाएगा? ये हमारा धर्म भी है, कर्म भी है कि जहां भी अन्याय हो, शिक्षक समुदाय को सबसे पहले आगे आना चाहिए। हम बेरोजगारों की कोई नेतागिरी नहीं करना चाहते, लेकिन जब बेरोजगारों के साथ में खिलवाड़ होता देख रहे हैं, उनके नाम पे राजनीति किया जा रहा है। जी जय हो मुकेश जी, नमस्कार। थर्ड ग्रेड ट्रांसफर, नमस्कार नमस्कार मेरे साथियों, इस फेसबुक लाइव प्रोग्राम से जुड़े हुए शिक्षक साथियों, साथ ही मेरे बेरोजगार साथियों। मैं हरपाल दादरवाल, राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष। साथियों, जैसा कि जुड़े हुए कुछ साथियों को संज्ञान में है कि पिछले 3 माह से हम वर्तमान सरकार में पदासीन शिक्षा मंत्री के तानाशाही दोहरे नीति के खिलाफ आंदोलनरत हैं। इसी बीच मैंने धरने भी दिए, 7 फरवरी से 15 फरवरी तक आमरण अनशन भी किया। शिक्षा मंत्री बार बार में लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र विशेष के तबादलों से लेकर अन्य शैक्षिक कार्य वहाँ कर रहा है, उसका हमने विरोध किया कि लक्ष्मणगढ़ के आप शिक्षा मंत्री नहीं हो, आप पूरे राजस्थान के शिक्षा मंत्री हो। और उसी अनशन के बाद में हमारी आवाज़ को दबाने के लिए मुझे निलंबित कर रखा है, साथ ही मेरे पे मुकदमे भी उन्होंने लगा रखे हैं। इसी बीच हमारा तबादलों को लेकर आंदोलन निरंतर जारी है। लेकिन मैं आज बात करूंगा उपचुनावों को लेकर। राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ ने उपचुनावों के अंदर कांग्रेस को वोट न देने का एक अभियान शुरू कर रखा है और जल्द ही हम प्रेस वार्ता के माध्यम से तीनों उपचुनाव, तीनों विधानसभाओं में कांग्रेस पार्टी को वोट न देकर इनकी दोहरी नीति, तानाशाही नीति और जो बेरोजगार और शिक्षकों के साथ में ऐसा कर रही हैं, उनके खिलाफ आक्रोश को व्यक्त करना चाह रहे थे और हम कर भी रहे हैं। साथियों, तीनों उपचुनावों में राजस्थान भर के प्रदेश के बेरोजगार साथियों ने एक विजन खड़ा किया कि हम उपचुनावों के अंदर वर्तमान सरकार जो बेरोजगारों के साथ में कर रही है, लगभग 16-17 वैकेंसीज हैं,
उन वैकेंसीज को अटका के रखी हैं। कुछ वैकेंसीज कांग्रेस काल की हैं। जब मैं बेरोजगार हुआ करता था हम बेरोजगारों के लिए लड़ा करते थे। उसी समय की कुछ भर्तियां वर्तमान में प्रासंगिक हैं। आज वो कोर्ट में अन्य माध्यम में चल रही हैं। लेकिन साथियों, हमें बड़ी खुशी हुई कि उपचुनाव के अंदर राजस्थान का बेरोजगार राजनीतिक रूप से जाग चुका है और जिस प्रक्रिया के माध्यम से इन मंत्रियों को, इस पार्टी को सत्ता का नशा मिला हुआ है, उसी प्रक्रिया में जाकर यदि राजस्थान का बेरोजगार राजनीतिक चेतना के साथ में इनको इनकी वास्तविकता का परिचय कराएगा, हम बड़े उत्साहित थे। लेकिन साथियों, आपने देखा होगा तथाकथित बेरोजगार नेता के द्वारा बिना बेरोजगारों से पूछे, बिना बेरोजगारों के एक सर्वे किए हुए उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे दिया। बड़ी विडंबना की बात है कि उपचुनाव में जहां एक और बेरोजगार कांग्रेस का विरोध लगातार कर रहे हैं, कई सोशल मीडिया, फेसबुक पर कई सर्वे आ रहे हैं, उनमें बेरोजगार पूर्णतः कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हैं। साथियों, मैं मुख्य रूप से चर्चा करना चाहूँगा, जो अभी मेरा पिछला 2 दिन पहले मैंने फेसबुक लाइव किया था, उसमें मैंने कुछ प्रश्न किए थे। उन प्रश्नों के आधार पर आज मेरे 4 तारीख की डेट में मेरे से प्राप्त ये एफआईआर मेरे पे नहीं करवाई गई है। ये बेरोजगारों की, शिक्षकों की और एक अभिव्यक्ति की आजादी को छीनने की कोशिश की गई है। यह एफआईआर उस तथाकथित नेता के द्वारा अपने आकाओं को खुश करने के लिए करवाई गई है और मैं इस एफआईआर से डरने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैंने केवल प्रश्न पूछे थे और वो प्रश्न फिर मैं पूछ रहा हूं। साथियों, जो लोग उस समय नहीं जुड़े थे उनको आज मैं बताना चाहूंगा कि वास्तव में हमने उस फेसबुक लाइव में क्या कहा था। साथियों, जो भी साथी जुड़े, एक बार सभी शेयर कर दीजिए जिससे अधिक लोग जुड़ पाएं और वास्तविकता हमारे सामने हो। साथियों, मुद्दा स्टार्ट होता है बीएसटीसी बीएड के प्रकरण से। बीएसटीसी बीएड के प्रकरण में तथाकथित नेता आपके बीच में आकर कहता है कि मेरे जब तक जान है, जब तक मैं बीएसटीसी में बीएड वालों को शामिल नहीं होने दूंगा। साथियों, खैर कोर्ट का आदेश आया, बीएसटीसी में बीएड वाले शामिल हुए। उसके बाद में 22 गोदाम 16 सूत्रीय मांग पत्र, जो भी मांग पत्र उसको लेकर धरना दिया गया। लंबा धरना चला। बेरोजगार के साहस और मेरी जो बहनें वहां बैठी थी उनको मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बहुत ही शानदार संघर्ष का परिचय दिया। लेकिन साथियों, बजट के पहली रोज, जिस दिन बजट पारित होने वाला था, उसके पहले रात को ऐसा क्या घटनाक्रम घटता है कि बिना बजट का इंतजार किए हुए, साथियों सोचने वाली बात है, कोई धरना प्रदर्शन समाप्त होता है तो उसका एक आधार होता है। यदि यही धरना प्रदर्शन बजट के बाद में समाप्त होता तो हम मान सकते थे कि बजट में हमारी मांगे मान ली गई। लेकिन बजट आने से एक दिन पहले रात में धरना समाप्त कर दिया जाता है, रात को 1 या 2 बजे। साथियों, धरना समाप्त किया गया। अधिकांश जो धरने में बैठी थी उनकी बिना राय मशवरा करने, काफी बहनें, कुछ वीडियोस हैं उनमें कह रही थी कि मैं धरना समाप्त नहीं करना, वो नहीं करना, लेकिन धरना समाप्त कर दिया गया और बात कही गई कि हमारा समझौता हो गया। साथियों, यदि समझौता हो गया तो समझौते की लिखित कॉपी कहां थी? मैंने यही मांग पहले की थी, आज की। माना कि आपकी लिखित समझौता हो गया, बहुत बढ़िया बात है, आपने धरना समाप्त कर दिया, लेकिन आपको बजट का इंतजार करना चाहिए था। बजट का इंतजार नहीं किया, समझौता हो गया। जब आपका उस समय समझौता हो गया, 4 रोज बाद में ही राजस्थान के बेरोजगारों को यह संदेश दिया गया कि हम उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी का विरोध करेंगे। तो साथियों, या तो वो समझौता नहीं हुआ, यदि समझौता हुआ तो उस समझौते के बाद में उपचुनाव में जाने की कहां से बात आ गई। चलो, सरकार से जो समझौता हुआ वो लिखित में हमारे सामने नहीं आया कि क्या समझौता हुआ, किन भर्तियों को लेकर समझौता हुआ। आक्रोश था, उपचुनाव में चले गई। बहुत उम्मीद थी, आशा थी कि उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को
राजनीतिक चेतना के साथ में बेरोजगार मात देंगे, लेकिन राजनीतिक चेतना बेरोजगारों की एक उबाल खाई रही थी और लोग जुड़ रहे थे, बेरोजगार एक साथ हो रहे थे, दृढ़ संकल्पित थे कि हमें इस सत्तासीन तानाशाही जो हमारी बेरोजगारों की बात नहीं सुन रही उसको चुनाव में हराना है। साथियों, हमारे शिक्षक संघ भी बहुत ही गहन मंथन करने के बाद में एक नतीजे पे पहुंचे थे। जहां तक बात करूं मैं हमारे संगठन की, हमने ये कहा था कि जल्द ही चुनाव के नजदीक 10 से 12 तारीख के आसपास तीनों विधानसभाओं में जाकर हम प्रेस वार्ता के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि उन्होंने सिर्फ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के तबादलों से लेकर अन्य जो तानाशाही रवैये से निर्णय लिए जा रहे हैं उनके खिलाफ शिक्षकों में भी आक्रोश था। हमारा यह था कि हम तीनों उपचुनावों में जाकर प्रेस वार्ता के माध्यम से बेरोजगार प्रत्याशी को समर्थन देंगे। हमारी बहुत काफी विस्तृत चर्चा हो चुकी थी, लेकिन साथियों, नामांकन वापसी के अंतिम दिन बिना बेरोजगार से पूछे हुए तथाकथित नेताजी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि हर बात पे आप लाइव आ जाते हो, एक बार आपको लाइव आके पूछना चाहिए था कि मेरे पास में ये प्रपोजल आ रहा है, मेरे पास में ये समझौता की बात आ रही है, क्या मैं समझौता कर लूं? आपने सीधा एक छाया चित्र फोटो शूट करवाया और फेसबुक पे डाल दिया। साथियों, उस फेसबुक पे छाया चित्र फोटो शूट की जगह यदि लिखित समझौता होता तो हमें कोई समस्या नहीं थी। आपको पहले पूछना चाहिए था कि आपने किस प्रक्रिया, किस समझौते के माध्यम से यह उपचुनाव में नामांकन वापसी का निर्णय लिया। क्या यह आपका अधिकार नहीं था? और साथियों, मैंने भी यही बात पूछी। मैंने कौन सी नई बात पूछ ली? मैंने कौन सी नई बात बोली? मैंने पूछा, बजट सत्र के पहले दिन आपने समझौता का हवाला देकर धरना समाप्त किया, समझौता लागू नहीं हुआ और आपने विधानसभा उपचुनाव की बात कर ली। विधानसभा उपचुनाव में आपने कांग्रेस पार्टी को वोट न देने का प्रचार किया, बहुत अच्छा, लोग जुड़ रहे थे और आपने उपचुनाव से नाम ले लिया। नाम लेना कोई बड़ी बात नहीं है, वास्तविकता है। लेकिन जब आप हर मुद्दे पे लाइव आते हो, आपको कम से कम लाइव आकर लोगों से पूछना चाहिए था कि हमें उपचुनाव नाम वापस लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। कौन सी कोर कमेटी से आपने निर्णय ले लिया? ठीक है, आपकी कोर कमेटी ने निर्णय ले लिया तो आपको लिखित में फोटो शूट की जगह पहले लिखित में जो समझौता हुआ, किन किन भर्तियों पे क्या क्या समझौता हुआ, समझौता बेरोजगार को बीच में रखना चाहिए था। यदि उन समझौतों से बेरोजगार संतुष्ट थे तो अपने को नामांकन वापस ले लेना चाहिए था, नामांकन। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। जब आपको प्रश्न पूछा गया, आपने मानहानि का मुकदमा मेरे खिलाफ किया, मैं मुकदमा लड़ने के लिए तैयार हूं। यह मुकदमा मुझे पता है, आपने नहीं किया। यह मुकदमा तानाशाह सरकार और तानाशाह सोच रखने वाले सत्तासीन लोगों ने आपके माध्यम से हमारी आवाज को दबाने के लिए किया गया है। साथियों, जो मुझे बोल रहे हैं कि आप शिक्षक हो, शिक्षक का काम कीजिए, बेरोजगारों से क्या लेना है। अरे साथियों, मैं भी बेरोजगार था। आज मेरे भी परिवार से लेकर मेरे यार दोस्त, मेरे मिलने वाले बेरोजगार हैं, उनकी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन साथियों, फिर मैं बोल रहा हूं, बेरोजगारों को सरकार, कोर्ट और ये कुछ बेरोजगार तथा कथित नेता मिलकर एक चक्र में फंसा रखे हैं। साथियों, अंधभक्ति से निकलो, अपने अधिकारों के लिए लड़ो। प्रश्न पूछना कोई गैर वाजिब थोड़ी है। हमने तो प्रश्न ही पूछा था। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, चाहे वो बेरोजगार नेता जो कोई भी हो, आपको प्रश्न पूछने चाहिए थे कि हमने ये किया, आपने नामांकन वापस लिया, आपने समझौता किया, लिखित में क्या है क्या नहीं है। और साथियों, यदि प्रश्न पूछना मानहानि है, छवि खराब करने की बात है, वास्तविकता प्रश्न करना, तो मैं मानहानि और छवि खराब करने वाला केस लड़ने के लिए तैयार हूं। जी साथियों, अब बात आती है तबादलों के लेके बात। साथियों, मैं मेरे फेसबुक पेज के माध्यम से जल्द ही डीपीसी वाले प्रकरण और तबादलों को लेके जल्द ही आऊँगा। उसकी बात अपन अपने स्तर पे करेंगे। महेंद्र जी, एडिशनल बीए और पोस्टेड एडिशनल वालों का जो मामला चल रहा है, कोर्ट के माध्यम से जो निर्णय हुआ है, इसकी जानकारी के लिए हमारे संगठन के महामंत्री महेश कुमार शर्मा जी लगातार एडवोकेट्स से राय ले रहे हैं और पूरे मामले के गहराई से जांच कर रहे हैं। जो भी उचित होगा हम आपका सहयोग करेंगे। सबसे जो मुख्य विषय है
उस पे यह है कि विद्या संबल योजना के नाम पर जो सरकार नई वैकेंसीज को बंद करना चाहती है, उस नई वैकेंसीज आप यदि खाली पद हैं, तर्क दे रही है सरकार की खाली पद हैं, खाली पदों पर गैस फैकल्टी के रूप में आप शिक्षक लगाओगे, विशेष तौर से कंप्यूटर शिक्षकों की बात आ रही है, तो कंप्यूटर शिक्षक आप कैडर बनाकर कंप्यूटर शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति कर दो। स्कूल तो बंद होने वाली नहीं है, स्कूलें चलेंगी, तो अब अस्थायी की जगह स्थायी कर दो। अब फार्म भराए, प्रक्रिया स्टार्ट तो करें। साथियों, ये विद्या सम्मेलन योजना दो तरह से बेरोजगारों को मारेगी। पहला, नई भर्ती आएगी नहीं, क्योंकि ये सरकारें डेटा देंगी कि हमारे पोस्टें खाली नहीं है। दूसरा, जो विद्या सम्मेलन के आधार पर लगभग 75,000 साथियों को रोजगार मिलेगा, वो जब इसमें कलेक्टर कमेटी में आ गया, प्रधानाध्यापक आ गया, उसको अधिकार दे दिए, तो आप कैसे मान सकते हो कि बिना राजनीतिक हस्तक्षेप की नियुक्तियां हो जाएंगी? और जब राजनीतिक हस्तक्षेप से नियुक्तियां होंगी तो वर्तमान में सत्तासीन पार्टी के चहेते ही नौकरी लगेंगे। तो साथियों, विद्या सम्मेलन योजना का हमें विरोध करना है। राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ पूर्ण रूप से इस विद्या सम्मेलन योजना का विरोध करता है। तबादल कंप्यूटर शिक्षकों की हम यह चाहते हैं कि स्थायी भर्ती हो, और विद्या सम्मेलन योजना के आधार पर जिन पदों पर नियुक्ति दिए जाने की बात कह रहे हैं, हम सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल रूप से उन सभी पदों पर वैकेंसीज क्रिएट करके आवेदन लिए जाएं। कोरोना काल है, कक्षाएं बंद हैं और शायद लॉकडाउन लगने की संभावनाएं दोबारा से आ रही हैं। तो साथियों, इस समय सरकार चाहे तो नई प्रक्रिया स्टार्ट कर सकती है, क्योंकि यदि कोरोना के बाद में दोबारा नया सेशन स्टार्ट होता है तो हम ये चाहेंगे कि गैस फैकल्टी के टीचर्स स्कूलों में उन स्थानों पर सेवा न देकर स्थायी रूप से, चाहे वो कंप्यूटर शिक्षक हो, चाहे वो 3rd ग्रेड हो, 2nd ग्रेड हो, 1st ग्रेड हो, विडंबना की बात है कि प्राचार्य जैसे पदों पर भी गैस फैकल्टी को देने की बात की जा रही है। इसका हम पूर्ण विरोध करते हैं। बीएड बीएसटीसी के प्रकरण की बात करूं, साथियों, 2011 से चला हो रहा प्रकरण है। बीएसटीसी बीएड में आपस में टकराव, इन दोनों में विरोधाभास, जो कुछ प्रकरण है इसका असली जिम्मेदार कौन है आपको पता है। बीएसटीसी संघ के नेता जो वर्तमान में तथाकथित बेरोजगारों के सर्वमान्य नेताजी बन के बैठ गए हैं, जिनसे यदि कोई प्रश्न करता है तो उनको मानहानि और असामाजिक तत्वों का दिया जाता है। यह बीएसटीसी बीएड का प्रकरण वही था, और मुझे उम्मीद है कि बीएसटीसी बीएड का ये जो प्रकरण में और इन प्रकरण के कारण साथियों में आपसी बेमन से बड़ा है, ये जल्द दूर होगा, और जो माननीय न्यायालय का जो आदेश है उस आदेश की अनुपालना में रीट 2021 जल्द पूरी होगी। रही बात है एग्जाम डेट आगे बढ़ने की, साथियों आप ये ध्यान रखो कि एग्जाम निश्चित समय पे होगी, आप अपनी तैयारी रखें। जो साथी और जो ये कथाकथित बेरोजगार नेता पदवर्ती की बात कर रहे हैं, आप उनके झांसे में ना आए, और आप केवल अपनी तैयारी में ध्यान रखें। सरकार को लगेगा क्योंकि आर्थिक स्थिति कोरोना के कारण वित्तीय स्थिति बहुत कमजोर है, तो पदवर्ती की संभावना ना की बराबर है। आप तो यह ध्यान रखें 31,000 पोस्ट, जो भी पोस्ट हैं वही पोस्ट हैं। यदि पदवर्ती होती है तो आपके लिए ये एक प्लस पॉइंट रहेगा, लेकिन आप अपनी तैयारियां पूर्ण रखें। एग्जाम 20 जून को जो भी डेट दी गई है तभी होगी, 31,000 पद होंगे। दूसरा, जयपुर जिले के साथ कुछ जिलों में तृतीय श्रेणी 2018 रीट वालों का स्थायीकरण नहीं हो रहा। इस संदर्भ में मेरे विशेषकर मैं जयपुर जिले की बात करूंगा। मेरे डीओ साहब से, सीओ साहब से, एडीएम फर्स्ट से बात हुई, उन्होंने होली वाले दिन बात हुई थी, 15 दिन का समय मांगा, और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही स्थायीकरण के आदेश हो जाएंगे। यदि आदेश नहीं होती है तो हम आपके साथ, पूरा संगठन आपके साथ है, लड़ाई लड़ेंगे, स्थायीकरण जल्द करवाएंगे। हो सका तो आने वाले कुछ ही दिनों में मैं स्वयं सीओ साहब से मिलकर मामले की वास्तविकता की जानकारी लूंगा कि मामला कहां अटका हुआ है। बीएड सेकेंड ईयर का भी एक मामला रहा है। बीएड सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों का वर्तमान में स्कूलों में जो इंटर्नशिप नहीं हो रही, उनका मानना है कि यदि इंटर्नशिप नहीं होगी तो सेकेंड ईयर उनकी कंप्लीट नहीं होगी और बीएड के लिए एलिजिबल नहीं होगी। साथियों, मैंने संदर्भ में निदेशालय में चर्चा की थी
वहां से आ रहा है कि सरकार की ओर से कोई गाइडलाइन नहीं आई, जहां एक और कोरोना के कारण स्कूलें बंद हैं, तो इंटर्नशिप करवाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। हो सकता है बिना इंटर्नशिप और कोई ऑनलाइन माध्यम से ऐसा कुछ करके जल्दी आपकी समस्या का भी समाधान कर दिया जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। फर्स्ट ग्रेड की न्यू वैकेंसी साथियों, अब की बार जो बजट आया, बजट बड़ा नपातुला बजट था। यह बजट पूरा पढ़ने के बाद में, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में देखने के बाद में, मैं आज तक ये सोचता हूं कि पहली बार मैंने ऐसा बजट देखा है जिस बजट में किसी भी वैकेंसीज की घोषणा नहीं हुई। तो साथियों, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी की वैसे घोषणा हो चुकी है। जब फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम डेट बढ़ाने के लिए भाई असलम और जो जिनके साथ में सरकार का समझौता हुआ था, उसमें रीट और फर्स्ट ग्रेड की 3000 की वैकेंसी थी। तो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी की घोषणा वैसे हो रखी है, पब्लिक डोमेन में है, न्यूज़पेपर में आई हुई है। अब इसकी मांग करना जरूरी है। तो मैं जो तथाकथित बेरोजगार नेता हैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आप फर्स्ट ग्रेड की न्यू वैकेंसीज की मांग करें, जिससे नई वैकेंसी आए। क्योंकि सरकार का जो वर्तमान बजट आया, उसमें बजट में स्पेशल रूप से कहीं भी नहीं लिखा हुआ पैरा टीचर्स प्रबोधक बने और प्रबोधक की डीपीसी हो। यह भी एक मुद्दा है, इस पे भी सरकार को अमल करना चाहिए। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, और वास्तविक जो आवाज़ उठाएंगे, मुझे पता है सत्य परेशान जरूर होता है, संघर्ष करना पड़ेगा। और एक क्या 1000 मानहानि के मुकदमे दर्ज करवा दो, मैं आवाज़ उठाऊंगा, मैं प्रश्न करूंगा कि बेरोजगारों के साथ में आपने ये जो धोखा किया है वो क्यों किया, आपसे दिल समझौते हुए तो लिखित में कहाँ है। फर्स्ट ग्रेड की न्यू वैकेंसी की बात कह रहे हैं कि घोषणा हो रखी है घनश्याम जी, और मांग करेंगे। अन्य जो कथाकथित बेरोजगार नेता हैं उनसे भी कह रहे हैं कि आप भी मांग करें फर्स्ट ग्रेड की 3000 की वैकेंसी के बारे में। विद्या सम्मेलन योजना के आधार पर गेस्ट फैकल्टी का पूर्ण विरोध करना है। इसके लिए ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया से लेकर यदि सड़कों पे आना पड़ेगा तो सबसे पहले आपका ये भाई, आपका ये मित्र सड़कों पे आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मेरा ये फेसबुक लाइव पे आने का जो मकसद था वो यही था कि जो मेरे खिलाफ FIR करवाई गई है, उन FIR के कारण क्या थे मैंने आपसे बता दिया कि मैंने सिर्फ प्रश्न किया था, और ये प्रश्न करना अपराध है, तो मैं ये मानहानि का मुकदमा सहने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।